So hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about social science class 10 worksheet number 25 जो आपकी 10 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण और भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण क्या है। ठीक है। सो पीछे दो तीन दशकों में मतलब 2 या 3 10 साल के इंटरवल्स इन्होंने लिए हैं, तो 2 से 3 दशकों मतलब 20 या 30 सालों की बात ये कर रहे हैं। ठीक है। पिछले 20-30 सालों में अधिक से अधिक एमएनसी क्या होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहु मतलब एक से ज़्यादा, राष्ट्र मतलब देशों में जिनकी कंपनियां होती हैं उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। दुनिया भर के स्थानों की तलाश में है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हैं। तो एमएनसी कंपनियां ना ऐसे जैसे भूखा रोटी के लिए घूम रहे हैं, वैसे ही अपने लिए स्थान देखने को, अपने लिए जगह देखने को घूम रहे हैं जहाँ पे उनका जो उत्पादन है वो सस्ता हो। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है, जिनके अंदर जो है उनका उत्पादन सस्ते में हो सकता है, उनमें वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी जो है अपना जो निवेश है वो बढ़ा रही हैं। साथ ही इन देशों के बीच विदेशी व्यापार में तेजी से बढ़ रहा है। अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है कि विभिन्न देशों के उत्पादन और बाजारों का एकीकरण, और उसी को क्या बोला जाता है, व्यापार की फॉर्म में वैश्वीकरण। ठीक है। लोगों को एक साथ लेके आ रहे हैं, सारे मार्केट को इकट्ठा कर रहे हैं। ये नहीं है कि चाइना की चीज़ सिर्फ चाइना में मिलेगी या चाइना जाओगे तो ही लेके आओगे, ऑस्ट्रेलिया की चीज़ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी या ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो लेके आओगे। जैसे हमारे पूर्वज लेके आए थे ना, मैं यहाँ पे गया था और वहाँ से ये चीज़ लेके आया हूँ, ये वहीं पे मिलती है। आजकल कोई चीज़ जहाँ पे बनती है वहाँ से आयात कर ली जाती है, ले ली जाती है। ऑस्ट्रेलिया की चीज़ इंडिया में भी मिलती है और इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है। ठीक है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण जो उनका हो रहा है वही वैश्वीकरण है। एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक से पहले की तुलना एक दूसरे के निकट संपर्क में हो रहे हैं। अब किसके कारण हो रहे हैं, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के कारण। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश किसके कारण आया, एमएनसी के कारण। ठीक है। तो जड़ कौन है ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की, एमएनसी। ठीक है। इसके अलावा देशों के बीच लोगों की आवाजाही भी हुई है कि लोग चीज़ों को, जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपने चीज़ों को लेने देने, उनके सौदे करने के लिए, ठीक है, डील्स करने के लिए आते जाते रहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। अब देखो कि वैश्वीकरण हुआ कैसे। अब उसके लिए देखो, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी। उसमें क्या हुआ, परिवहन की जो टेक्निक्स है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है, उसमें तेजी से सुधार होने के कारण कम लागत में लंबी दूरी की वस्तुओं की तेजी से आपूर्ति को संभव किया जा सकता है। आजकल क्या होता है, पहले बहुत लागत होती थी, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होते थे, बेचारी बैलगाड़ियाँ होती थी, वो 10-10 दिन लगा देती थी कहीं पे पहुँचने में। आजकल क्या होते हैं, आप 1 घंटे में जितनी, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 1 दिन मैक्सिमम 2 दिन में पहुँच जाते हो। प्लेन वगैरह आ गए हैं, कम खर्चे में आप ज़्यादा सामान कहीं पर लेके जा सकते हो, बड़े बड़े ट्रक आ गए हैं। ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार ने पूरे देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। सूचना क्या होती है, मैसेजेस। संचार क्या होता है, मैसेजेस को फैलाना। उनको फैलाने वाली जो टेक्निक्स आई हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों को पूरे देश भर में फैला देती हैं, फिर विदेशों में फैला देती हैं। ठीक है। हम अपने विचारों को दूसरों से साझा कर सकते हैं। दूरसंचार सुविधाएं जैसे टेलीग्राफ, मोबाइल फोन, फैक्स सहित टेलीफोन का उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं का तत्काल प्राप्त करने, दूर दराज के क्षेत्रों से संचार करने के लिए किया जाता है। सुविधाएं संचार उपग्रह द्वारा सुगम की जाती है। अब ये नहीं है कि कोई किसी गांव में छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे कोई चीज़ बन रही है तो उसका किसी को पता नहीं होगा। आजकल मोबाइल फ़ोन में सारी कुछ आता है। ठीक है। कोई भी छोटे से छोटे शहर में कोई अगर रहता है तो वो क्या करेगा, अपनी कोई वीडियो बनाएगा, यूट्यूब पे डाल देगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऐसी चीज़ों पर डालता रहता है। ठीक है। तो वो उसका जो व्यवसाय होता है वो फेमस होता जाता है, धीरे धीरे लोगों का आकर्षण उसकी तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है। सो ये है प्रौद्योगिकी के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। उसके बाद में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश की नीति का उदारीकरण। उसके कारण कैसे वैश्वीकरण हुआ वो देखो। उदारीकरण मतलब उसके अंदर जो चेंजेस किए गए। तो पहले क्या हुआ, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना था। उदारीकरण का मतलब, उदार कौन होता है, जो कोई रोक टोक नहीं लगाता, कोई चीज़ आप मांगते हो उसको दे देता। उदारीकरण का मतलब जो भी रोक टोक लगाई होती है, बाधा होती है, उसको दूर करना। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। विदेशी व्यापार
के व्यापार में वृद्धि या कमी विनियमन जो होता है के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकते हैं, यह तय करने के लिए किस प्रकार का माल कितना प्रत्येक देश में आता है। तो कोई देश क्या करता है कि जिस चीज़ को उसको कम करना होता है वो उस पर टैक्स बढ़ा देता है, जितना वो टैक्स बढ़ा देगा उतनी वो चीज़ महंगी हो जाएगी, जितनी महंगी हो जाएगी लोग अपने आप उसको छोड़ देंगे, उसकी मांग कम हो जाएगी तो उसको आयात नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अवरोधक आप उसको मान सकते हो, ठीक है। सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा भी लगा सकती है जिन्हें आयात किया जा सकता है, इससे कोटा के नाम से जाना जाता है, यानी कि कोटा कम कर देती है, 20% 30% इतना ही कर सकती है कि 10% ही हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद है भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादकों यानी कि जो देश के उत्पादक थे उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, कुछ अवरोध लगा दिए थे विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पे। पर 1991 में क्या हुआ, नई जो आर्थिक नीति आई उसके अंदर सरकार को लगा कि नहीं भाई, जो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश है उसके कारण तो क्या हो रहा है, जो हमारी क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, ठीक है, वो अच्छी हो रही है और हम उनका जो है प्रतिस्पर्धा उनके साथ कर सकते हैं, कंपटीशन हम उनके साथ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन अवरोधकों को हटा दिया। वस्तुओं को अब आसानी से आयात निर्यात किया जा सकता था, कोई भी अपने जरूरत की वस्तुओं को आयात निर्यात कर सकता है। व्यवसायों को अब स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति थी कि वे क्या आयात करना चाहते हैं और क्या निर्यात करना चाहते हैं। इससे पहले उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी कि ये चीज़ आप नहीं खरीद सकते, वो चीज़ आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। विश्व व्यापार WTO जिसको बोलते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जिसको बोलते हैं, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को खुला बनाना है, बिल्कुल कि उसमें कोई बाधाएं ना हो, ठीक है। वो अलग अलग जगह पे अपने जो विचार है वो देता रहता है कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, ठीक है। जैसे WHO है वो हेल्थ के बारे में हमें बताता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, यानी और ये किसके बारे में बताएगा, ट्रेड के बारे में बताएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम बनाता है, ठीक है, और देखता है कि इन नियमों का पालन हो, ताकि उन नियमों का क्या हो सके, पालन हो सके। हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। व्यवहार में यह देखा जाता है कि विकसित देशों के व्यापार अवरोधकों को गलत तरीके से बरकरार रखा जाता है, यानी कि वो उनके कुछ नियम बनाता है पर खुला ही रखता है, उतनी ज़्यादा उनके बीच ऊपर रोक नहीं लगाता है, अवरोध नहीं लगाता है। पर जो विकसित देश होते हैं ना, कई बार वो उनका दुरुपयोग करते हैं, पर वो बोलते हैं नहीं भाई ये सही था, आपने ऐसा ही बोला था, ठीक है। सो ये थी हमारी वर्कशीट। अब चलते हैं किस पे, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने दिखाना है अपने टीचर को, दैट इज क्वेश्चंस, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है बच्चे, दुनिया के अधिकतर क्षेत्र कुछ दशकों से अपने पहले की अपेक्षा अब दूसरों के निकट संपर्क में है, क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया, कि क्यों हुआ। तो MNC जो है ये आम हुआ वैश्वीकरण के कारण, और वैश्वीकरण जो है वो MNC के कारण हुआ। तो MNC वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय खरीदारों के पास 2 दशक पहले की तुलना में सामानों के अधिक विकल्प हैं। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, यानी कि वैश्वीकरण में सहायक हुआ है। भारत में बाजार के कई अन्य देशों से उत्पादित माल बेच रहे हैं, इसका मतलब अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा है। और व्यापार ही पुराने टाइम में एक ऐसी चीज थी जो 2 देशों को आपस में जोड़ती थी। तो पहले की अपेक्षा अब जो विदेशी व्यापार है वो बढ़ गया, इसके कारण ही क्या हो रहा है, कई देश जो है उनके संबंध जो है वो निकट संपर्क में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के बाद भारत ने देशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाए। 1991 के आसपास इन अवरोधकों को हटाने का फैसला लिया गया। भारतीय ग्राहकों को इस नीति में परिवर्तन से होने वाले किन्हीं 2 लाभों के बारे में लिखो। अब क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक गरीब देश था, यहाँ पर निजी पूंजी ना के बराबर थी। उस समय स्थानीय उद्योगों के संरक्षण की जरूरत थी ताकि वे पनप सकें, इसलिए भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाई। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत सरकार ने इन बाधाओं को हटाने की मांग की, क्योंकि ऐसा लगता था कि घरेलू उत्पादक विदेशी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने को तैयार थे। ऐसा लगा कि विदेशी प्रतिस्पर्धा वास्तव में उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी। इससे भारत में लोग अच्छी गुणवत्ता, अब देखो इनको क्या, भारत जो ग्राहक है उनको क्या फायदा हुआ, इससे भारत में ही लोग अच्छी गुणवत्ता और उच्चतम क्वालिटी का सामान खरीद सकेंगे। उन्हें बाहर का सामान आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही आयातित सामान को खरीदने की आवश्यकता होगी, तो हमें आयात भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है, एक खिलौना है,
टॉय ट्रेन जो है, ट्रेन का खिलौना है, वो खरीदना चाहती है जिसकी कीमत 300 रुपये है। वैसे ही समान गुणों वाली एक कार अच्छी गुणवत्ता की भारत के बाजार में है जिसकी कीमत क्या है, 350 रुपये। भारत की कार है, ठीक है, भारत की ट्रेन है। अब भारत सरकार ने जो आयातित खिलौने यानी कि विदेश से जो मंगाए जाते हैं उन पे 60% का कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक है। आशातीत रूप में वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों? आपको क्या लगता है कि उसके इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को क्या मदद मिलेगी? तो सीधा सीधा देखो, वृंदा खिलौना ट्रेन खरीदती है जिसकी लागत 350 रुपये। अब क्यों खरीदेगी? आप बोलोगे 300 वाला सस्ता था, पागल है, 350 वाला खरीद रही है। अब क्यों खरीदा? आयातित खिलौना ट्रेन पे 60% के कर लगाए जाने की वजह से अगर हम 300 का 60% निकालते तो 180 आता है। उस 180 को 300 में जोड़ोगे तो 480 रुपये बन गए। तो 300 रुपये की कार जो टॉय ट्रेन थी वो 480 रुपये की होगी। अब 480 रुपये के होने के कारण अब 350 से तो ज़्यादा है। अब वो क्या करेगी? भारत वाला खरीदेगी। भारत वाला खरीदेगी तो भारतीय खिलौना निर्माताओं के लिए यह व्यापार को विस्तार करने का अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि बाजार में कम प्रतिस्पर्धा होगी। कर के कारण विदेशी खिलौने जो है वो महंगे हो जाते हैं। भारत ने क्या किया था, चीन से ज़्यादातर खिलौने जो वो मंगाए जाते हैं, क्योंकि ये उल्टी पुल्टी चीज़ें चीन ही बनाता है, छोटी मोटी, जिनको बोलते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, ठीक है, जो खराब क्वालिटी की होती है। तो भारत ने क्या किया कि उसकी सभी चीज़ों के ऊपर 60% का कर लगा दिया। जब कर लगा दिया तो वो खिलौने महंगे हो गए, लोगों ने उनको खरीदना बंद कर देना है। अब वो खरीदना बंद कर देगा तो हमें आयात नहीं करने पड़ेंगे, आयात नहीं करने पड़ेंगे तो अपने घर में जो, अपने भारत में जो खिलौने बन रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे, वो हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद में है गौरंग, एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर में अपने छोटे से गांव में लौटता है। वह पाता है कि आदिवासियों द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियों की शहर में भारी मांग है। आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, का उपयोग कर टोकरियों को एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथियों के लिए कैसे शुरू कर सकता है आईसीटी को यूज़ करके। आईसीटी में क्या हो सकता है कि जो पूरे देश में से जो सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? आजकल आप देखते हो ना, लोग कुछ बनाते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा देते हैं कि हमने ये फलानी रेसिपी बनाई, कोई ड्रेस बनाते हैं उसकी चढ़ा देते हैं, ठीक है। सो अलग अलग वीडियोस, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी चढ़ा देते हैं, कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो पेपर वाला चीज़ें बनाते हैं, ताकि उससे लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जो बुटीक वाले होते हैं, नए नए सूट बनाते हैं, चढ़ा देते हैं, लोग बोलते हैं हाँ भी कितने का मैंने लेना है, हाँ भी कितने का मैंने लेना है। रिटेलर शॉप वाले हाँ भी 10 कितने का दोगे, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। आईसीटी का काम आ रहा है ना, मोबाइल, यूट्यूब। जो आईसीटी उद्योग सुविधाओं का उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे के संपर्क करने, सूचनाओं को तुरंत एक्सेस करने यानी कि तुरंत उनको देखने और दूर दराज के क्षेत्रों से संवाद करने के लिए किया जाता है। हम अधिक से अधिक लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं और टोकरियों के व्यापार को, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आईसीटी का उपयोग करके हम ग्राहक को, व्यावसायिक व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए बास्केट के कुछ चित्र या तस्वीरें साझी कर सकते हैं टोकरियों की। आईसीटी का उपयोग करके हम अपने घर से ही लोगों को संपर्क कर सकते हैं। हमें व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर अब गतिविधि के लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और इंटरनेट हमें नगण्य मतलब जिनकी गिनना भी करना मुश्किल है, उस लागत में हमें दुनिया भर में तत्काल ईमेल और वॉइस मेल भेजने की अनुमति देता है। तो हम अपने विचार जो हैं वो लोगों के साथ दुनिया में अगर वो कहीं भी बैठे हैं तो उनसे साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन है, आप इसको लिख लो। उसके बाद में ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वृंदा वाला। नागिन देखता ना कोई, उसमें वृंदा आती है, ठीक है, पहले आती थी शायद, ठीक है। मैंने ऐड देखी थी, वैसे मैं देखती नहीं हूँ, ऐड देखी मैंने, ओके, ठीक है। आप बोलोगे मैम क्या मजाक करिए नागिन वाला। क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप पोज करके नोट कर लोगे ना जब तक नागिन की बात करूंगी मैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ओके।